आपने श्रद्धा आफ्ताब केस के बारे में तो सुना ही होगा। इस केस को लेकर न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया में इतनी सारी बातें हुई हैं कि शायद ही मुझे इसके बारे में बताने की आपको कोई ज़रूरत है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश के देहरादून शहर में आज से 12 साल पहले एक ऐसा ही केस हो चुका है। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द वन गर्ल वॉइस में। आज हम ऐसे ही इंडिया के एक खौफनाक केस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स रोल द इंट्रो। इस केस को नाम दिया गया है द अनुपमा गुलाटी मर्डर केस। कहानी शुरू करने से पहले जान लेते हैं सभी पात्रों को। सबसे पहले आते हैं राजेश गुलाटी, उनकी पत्नी अनुपमा प्रधान गुलाटी, उनके 2 जुड़वा बच्चे सोनाक्षी और सिद्धार्थ, और अनुपमा का भाई सुजान कुमार प्रधान। कहानी शुरू होती है 1992 में। अनुपमा तब दिल्ली में एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और राजेश गुलाटी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और 8 साल के रिलेशनशिप के बाद घर वालों की मंजूरी से दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद ये दोनों ही यूएस में शिफ्ट हो जाते हैं। अब कुछ समय बाद दोनों में छोटे मोटे झगड़े होना चालू हो जाते हैं, लेकिन पति पत्नी में तो छोटे मोटे झगड़े होते ही हैं। ये सोचकर इन झगड़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। बात आ जाती है 2006 में, जब अनुपमा और राजेश को जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन वक्त आता है 2008 से लेके 2010 तक, और ये टाइम था रिसेशन का। राजेश की नौकरी चली जाती है और ये दोनों ही यूएस से वापस दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद इन दोनों के बीच के झगड़े मानो और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। झगड़े इतने ज़्यादा थे कि अनुपमा अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके आ गई थी। कुछ समय बाद राजेश को कोलकाता में एक जॉब मिल गई थी और वहाँ उसकी मुलाकात एक शादीशुदा औरत से होती है। राजेश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू हो गया था। जहाँ पर अनुपमा अपने मायके में रहकर अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रही थी, वहाँ राजेश तो कुछ और ही कर रहा था। लेकिन समय बीता और राजेश की ये नौकरी भी उसके हाथ से चली गई। राजेश वापस दिल्ली आ गया और अनुपमा को उस औरत के बारे में सब पता चल गया। झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई, लेकिन उन दोनों ने डिवोर्स नहीं लिया। शायद से उन दोनों ने अपने बच्चे के बारे में सोचा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो वक्त 2010 का था और तब डिवोर्स लेना इतना अच्छा नहीं माना जाता था। कुछ समय बाद राजेश को देहरादून में एक फर्म में नौकरी मिल गई और वो दोनों देहरादून में शिफ्ट हो गए। वहाँ जाने के बाद इन दोनों में चीज़ें ठीक ही थी, लेकिन कुछ समय बाद झगड़े फिर शुरू हो गए और अभी हर मैटर में अनुपमा उस दूसरी औरत को ले आती थी और राजेश का खून खौल जाता था। ऐसे ही झगड़े चलते रहे और बात आ गई 17 अक्टूबर 2010 की, जब अनुपमा एक दिन गायब हो गई। जी हाँ, वो गायब हो गई, ऐसे ही गायब हो गई। बच्चों ने उनके पापा को बहुत पूछा कि माँ कहाँ है, लेकिन हर बार उसके पापा ने यही कहकर टाल दिया कि तुम्हारे मामा के घर गई हुई है। अनुपमा अपने फैमिली मेम्बर्स से हमेशा ही फ़ोन पे बातें किया करती थी, और जब इतने दिनों के बाद घर वालों से बात नहीं हुई तो घर वालों ने राजेश से सवाल करना चालू किए कि अनुपमा को क्या हुआ है, वो कहाँ है, फ़ोन क्यों नहीं उठाती, वगैरह वगैरह। और राजेश ने कहा कि वो कहीं गई हुई है, बता कर नहीं गई, लेकिन शायद आ जाएगी। ऐसे करते करते 57 डेज़ बीत जाते हैं, 57 दिन। और इतने दिनों बाद अनुपमा का भाई सुजान प्रधान देहरादून आता है। देहरादून में आकर ही वो राजेश से सवाल करने लगता है कि उसकी बहन कहाँ है, और राजेश बस एक ही जवाब देता है कि कहीं गई है, बता कर नहीं गई, जल्दी आ जाएगी। सुजान को अपने बहन के लिए चिंता होने लगती है और वो राजेश से कहती है कि जब इतने दिन हो गए और वो अभी तक नहीं आई है तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई। उनके घर वालों का चिंता करना बहुत ज़्यादा जायज़ था, क्योंकि उन्हें भी पता था अनुपमा और राजेश के बीच के रिश्ते कैसे हो गए हैं। सुजान जिद करने लगा कि उन्हें एफआईआर लिखने जाना चाहिए, और काफ़ी समय बाद राजेश भी तैयार हो गया। वो रेडी होने के लिए अपने कमरे में गया और तभी सुजान के मोबाइल पे एक मैसेज आया, और ये मैसेज अनुपमा का था। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि भैया मैं आप सबसे बहुत दूर चली गई हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, वगैरह वगैरह। सुजान को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी कि इतने दिनों तक तो उनका कोई मैसेज आया नहीं, जैसे ही वो उसके घर पहुँच गया तो मैसेज आया कहाँ से। उसने राजेश की एक नहीं सुनी और फिर भी ज़िद किया कि हमें एफआईआर लिखाना ही चाहिए। राजेश और सुजान एफआईआर लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से राजेश से क्वेश्चंस किए, क्यों अनुपमा कहाँ है और वो इतने दिन से क्यों नहीं आई है, वगैरह वगैरह।
राजेश ने तो एक ही जवाब दिया, वही कहीं गई है, बताकर नहीं गई है वगैरह। अब पुलिस को यहाँ से कितना पता चला या नहीं चला वो तो बात की बात है, लेकिन एक मिसिंग रिपोर्ट आई है तो पुलिस कुछ तो एक्शन लेगी। और उन्होंने सबसे पहले सर्च करना चालू किया अनुपमा और राजेश के घर से। छानबीन करने के बाद उन्हें खास कुछ मिला तो नहीं, लेकिन जैसे ही वो लोग घर को छोड़ के निकलने वाले थे तभी एक कांस्टेबल की नज़र साइड पे रखी हुई एक डीप फ्रीज़र पे पड़ी। तब अचानक से उसको ये समझ में आया कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि पहली बात तो एक डीप फ्रीज़र एक बड़े दुकान में होती है जहाँ पर या तो आइसक्रीम का बिजनेस है या फिर कुछ और का। एक घर में डीप फ्रीज़र की कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात ये कि राजेश के घर में ऑलरेडी एक नॉर्मल फ्रिज है, तो इसकी क्या ज़रूरत थी। उसने अपने हेड ऑफिसर को इस बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि राजेश से पूछो इस फ्रिज का चाबी कहाँ है, क्योंकि ऑब्वियसली उस डीप फ्रीज़र पे ताला लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा पूछताछ करने के बाद भी राजेश एक ही बात बोलता रहा कि इसकी चाबी अनुपमा के पास थी। और इसी चीज़ ने उसको बैकफायर किया, क्योंकि अनुपमा को गायब हुए 57 डेज़ हुए, जो कि लगभग 2 महीने के बराबर है। और ये फ्रिज कम से कम 4-5 महीने पुराना होगा अगर अनुपमा ने इसे ख़रीदा होगा तो। लेकिन ये फ्रिज तो एकदम नया लग रहा था। पुलिस ने उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर किया कि इसकी चाबी कहाँ है, इसको खोलो, और आखिर में राजेश मान गया। अब देखो, पुलिस के पास तो ऑप्शन था कि उसे तोड़ के कुछ भी निकाल सकते थे, लेकिन उन्हें राजेश के मुंह से सच निकलवाना था। फाइनली राजेश ने उस डीप फ्रीज़र की चाबी उन्हें दे दी और जैसे ही उन्होंने उस फ्रिज को खोला तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर बहुत सारे काले कलर के पॉलीथीन बैग्स थे। उन पॉलीथीन बैग्स को खोलने के बाद देखा गया कि उसमें मीट था। हाँ, मीट। लेकिन डीप फ्रीज़र में रखने की वजह से सब कुछ बहुत जम गया था, तो अच्छी तरीके से कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस वालों ने उन सारे पॉलीथीन्स को बाहर रख दिया कि अगर सूरज की रोशनी सब कुछ पिघल गया फिर देखा जाएगा। एक पॉलीथीन बैग में से एक इंसान की उंगली नज़र आ रही थी और तब वहाँ पे मौजूद सभी लोगों की रूह कांप गई। और वो उंगली किसी और की नहीं बल्कि अनुपमा की थी। और वो जितने भी सारे मीट थे वो ह्यूमन फ्लैश था, और वो फ्लैश था अनुपमा गुलाटी का। अब ये देखने के बाद पुलिस वालों ने राजेश को कस्टडी में ले लिया और वहाँ पर राजेश ने अपना कन्फेशन दिया। और यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक जुर्म पे से पर्दा उठता है। अब हुआ ये था कि 57 दिन पहले अनुपमा और राजेश के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि राजेश ने अनुपमा को एक धक्का मारा था और अनुपमा का सर बिस्तर के कोने में लग गया था। उसके सर से बहुत खून निकलने लगा था और वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। राजेश को लगा कि शायद ये मर गई है, लेकिन अनुपमा उस वक्त जिंदा थी और उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत थी। लेकिन राजेश के सर पे खून सवार था और उसने अनुपमा को तकिए से दबाकर मार डाला। अब मारने के बाद उसकी लाश का उसे कुछ तो करना था। इस वजह से वो एक दुकान में गया, वहाँ से 20,000 रुपये से एक डीप फ्रीज़र खरीदा, एक दूसरी दुकान से एक इलेक्ट्रिक आरी खरीदी और उसने दुकानों को चेंज किया ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। उसने पहले ही बॉडी को काटा नहीं, बल्कि 4-5 दिनों तक उस बॉडी को डीप फ्रीज में स्टोर करके रखा। जैसे ही बच्चों की छुट्टियां खत्म हुई और वो स्कूल जाने लगे, वो हर रोज उस बेचारी के एक एक टुकड़े काटता था और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के पॉलीथीन बैग्स में भर के फ्रिज में दोबारा रख देता था। ऐसे करते करते उसने अनुपमा के शरीर के 72 टुकड़े कर दिए, यानी कि 72 पीसेस। कोई इंसान इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है? इतनी ज़्यादा हैवानियत किसी में हो भी कैसे सकती है? खैर, उन पीसेस को ठिकाने लगाने के लिए राजेश ने सोचा कि अगर वो सुबह या दोपहर को जाएगा तो रास्ते में कोई भी उसे पूछ सकता है कि उसके हाथ में क्या है। सो उसने एक प्लान बनाया। वो अपने बच्चों को मसूरी की पहाड़ियों में घुमाने के लिए ले जाता था और वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज को ढूंढता था जहाँ पर कोई भी ना जाता हो और जहाँ पे रात को जंगली जानवर आते हों। वो अपने साथ अनुपमा के टुकड़ों को भी ले जाता था और वहाँ पर उन्हें फेंक देता था। इस तरह से राजेश ने अपने जुर्म को कबूल किया। पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हुए वो अलग, लेकिन राजेश ने उन्हें एक कहानी सुनाई कि अनुपमा का उसके एक दोस्त के साथ अफेयर चल रहा था, जिस वजह से वो गुस्से में आ गया और उसने ये चीज़ कर दी। हालांकि इस अफेयर वाले एंगल का कुछ सबूत मिला नहीं, लेकिन पुलिस ने सोच लिया कि शायद अपने जुर्म को ढकने के लिए वो इस चीज़ को बोल रहा होगा। राजेश ने जो क्राइम किया उसकी सज़ा वो आज भी भुगत रहा है।
वो उम्र कैद पर है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पर उभर के सामने आती है वो ये है कि जब राजेश का कंप्यूटर चेक किया गया था तब वहाँ पर एक ही मूवी पाई गई थी, द साइलेंस ऑफ द लैम्स। और इस मूवी के बारे में शायद ही मुझे बताने की कोई ज़रूरत है, आप देख सकते हैं कि ये मूवी किस बारे में है। इसीलिए कहते हैं यार, कहानी सुना करो, फिल्में देखा करो, लेकिन उन चीज़ों से पूरी तरह से इन्फ्लुएंस होकर अपने ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करना ये बेवकूफ़ी है। तो ये था हमारा आज का फेमस क्राइम केस ऑफ इंडिया। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए कि हमें ऐसी और वीडियोस चाहिए, ऐसे ही क्राइम के बारे में, ऐसी और केसेस के बारे में हमें जानना है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सॉरी लेट वीडियोस आते हैं और बहुत ही ज़्यादा लेट वीडियोस आते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। कोशिश करूँगी रेगुलर लेने की, वो तो मैं हमेशा बोलती हूँ लेकिन रहती नहीं हूँ कभी। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।